दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सिर्फ लड़के होते, लड़कियां होती ही ना? तो ये दुनिया कैसी बेरंग सी दिखती। हर तरफ पैंट, शॉर्ट, हाफ पैंट और काली नीली पीली शर्ट पहने हुए लड़के। नो मेकअप, नो कलर्स, नो चुन्नी, नो साड़ी। दुनिया कितनी बेरंग दिखती। दुनिया में जितना भी रंग है, जितनी भी खूबसूरती है, वो हम महिलाओं की वजह से बढ़ी हुई है। और इस वजह से गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको अपना नेक्स्ट जनरेशन सुधारना है तो आपको अपनी लड़कियों पे ध्यान देना होगा, उनके एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। सैडली इस पितृसत्तात्मक परिवार में और समाज में लड़कियों को वो दर्जा नहीं दिया गया जो हमारे समाज में पुरुषों को है। और इस वजह से लड़कियों का खान पान, रहन सहन, रख रखाव, उनका एजुकेशन, उनकी अपब्रिंगिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती रही। और इसके मद्देनज़र जब सेक्स रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल्स का बहुत कम होने लगा, इंडिया में हर व्यक्ति बेटा चाहने लगा, तो भारत सरकार को 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के नाम पे मनाने का निर्णय करना पड़ा। और हर साल 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं। इसको मनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का आपके पास मैसेज है कि आप अपनी लड़कियों को चेरिश कीजिए, उनको अच्छे से पालिए, उनके खान पान, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर लड़की अच्छी रहेगी तभी आगे चल के जब वो माँ बनेगी तो जो भी आपको बच्चा होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उसकी हेल्थ भी उस पर डिटरमिन होगी। अगर वो एडुकेटेड होगी तो गांधी जी ने जैसा कहा था कि अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप कई सारे जनरेशन और पूरे परिवार को पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए लड़की की शिक्षा पे ध्यान दीजिए। और आज आप सबको नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की बहुत सारी बधाई। आप सबके बीच आज फिर मैं डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट उपस्थित हूँ। मैंने सोचा कि आज आपको नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के बारे में बताती चलूं, इससे पहले कि हम अपना मेन और रेगुलर टॉपिक डिस्कस करें। तो आइए आज हम सब मिलके ये प्रण करते हैं कि हम अपनी लड़कियों पे भी उतना ही ध्यान देंगे, उतना ही करेंगे जैसा कि हम अपने लड़कों के लिए चाहते हैं। और वो सारे अधिकार, मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि ये महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है। थैंकफुली मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ लड़के और लड़कियों में कभी कोई भेद नहीं किया गया। हम भाई बहनों सबको एक तरह की सारी सुविधाएं दी गई अपना एजुकेशन एंड अपना लाइफ डिसाइड करने के लिए। लेकिन ये सबके साथ नहीं है। बहुत सारे लोग बदल रहे हैं। आज लोग अपनी लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पे उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना वो लड़कों पे देते हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश का बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अपनी लड़कियों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता। वो सोचते हैं लड़की पढ़ के क्या करेगी, इसकी तो शादी होनी है, ये घर जाएगी, इसको खाना पकाना है, पति की देखभाल करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर लड़की सेल्फ डिपेंडेंट होगी, एडुकेटेड होगी, तो वो सारे काम वो और ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी और उसके साथ अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी हेल्प करने की या मदद करेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान और भाषण हो गया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। ये टॉपिक मेरी एक पेशेंट ने मुझे इनबॉक्स करके बोला था कि मैडम आप रिकरेंट मिसकैरेजेस के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। दोस्तों, माँ बनना एक बहुत ही, या पेरेंट बनना एक बहुत ही खूबसूरत अनुभूति है। और उसके लिए हर आदमी, इन जनरल नेचर ने हमको प्रोक्रिएशन के लिए अपने अंदर से नेचुरली वो चीज़ दी है, इंस्टिंक्ट दी है, जिससे हम सब माता पिता बनना चाहते हैं। ऐसे में अगर प्रेगनेंसी डिफ़िकल्टी से आती है तो हम निराश हो जाते हैं। इतना तक निराश हो जाते हैं कि कभी कभी हमारी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ बहुत स्ट्रेसफुल और डिसबैलेंस्ड हो जाती है। उस पे से अगर आपको प्रेगनेंसी होती है, आपको मिसकैरेज हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, स्पेशली लड़की के लिए जो इतने सारी चीज़ों से गुजर करके प्रेगनेंसी की स्टेज तक पहुंची थी और उसने बहुत सारे सपने देख लिए थे अपने बच्चे के लिए। अचानक जब वो टूट जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है संभल पाना। ऐसे में हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको समझाए,
समझाए और संभाले। ऐसा नहीं है कि उसके हस्बैंड को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी उतना ही दुखी होता है, लेकिन उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग चीज़ है और आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर ये मिसकैरेज होता क्यों है, इस तरह से प्रेगनेंसी आती है और फिर वो चली क्यों जाती है, या कोई कोई अनफॉर्चुनेट दंपति ऐसे होते हैं जिनको कई बार मिसकैरेजेस होते हैं। तो आज पहले हम लोग मिसकैरेजेस की कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि नेचर ने ह्यूमन बीइंग को की प्रजनन क्षमता जितने जीवित प्राणी हैं उनमें सबसे कम रखी है। शायद उसका कारण है कि उसे पता था नेचर को कि हम अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम पूरे नेचर का विनाश कर देंगे। ये एक हंसी मजाक की बात है, लेकिन ये एक तथ्य है कि हमारी प्रजनन क्षमता सारे जीवित प्राणियों में सबसे कम होती है। और आपको ये जान के और हैरानी होगी कि 50 से 60% प्रेगनेंसीज या गर्भ हमारे पीरियड मिस होने के पहले ही मिसकैरीड हो जाते हैं। जैसा मैं आपको अक्सर बताती चलती हूँ कि गर्भ रुकने की शुरुआत मासिक के 17वें से 19वें 21वें दिन के बीच में ट्यूब में होती है। वो गर्भ वहाँ 2-4 दिन बढ़ने के बाद बच्चेदानी में आता है, फिर वो वहाँ 9 महीने पलता है। तो 50 to 60% जो गर्भ होता है वो जब ट्यूब में फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है उससे किसी स्टेज तक आकर के वहीं पे मिसकैरेड हो जाता है। उसके बाद लगभग 10 से 15% लोगों को मिसकैरेज होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पहले 3 महीने जो गर्भावस्था के होते हैं उन्हीं में उनको मिसकैरेज हो जाता है या वो अपना बच्चा खो देते हैं। तो मिसकैरेज की डेफिनेशन ही यही है कि कोई भी आपका गर्भ जो गिर जाता है, अगर वो 20 हफ्ते प्रेगनेंसी से पहले गिरता है या जो बच्चा गिरा उसका वजन 500 ग्राम से नीचे होता है तो उसको हम मिसकैरेज कहते हैं। और ये मिसकैरेज स्पोरेडिक हो सकता है कि कभी भी जैसे आपको एक बच्चा नॉर्मल हुआ उसके बाद एक मिसकैरेज हो गया, या पहली प्रेगनेंसी से पहले आपने कंसीव किया था और सैडली वो मिसकैरिड हो गया, सेकेंड प्रेगनेंसी में आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपको दूसरा बच्चा नॉर्मली हो गया, फिर 2-3 बच्चों के बाद फिर आपको मिसकैरेज हो गया। ये स्पोरेडिक मिसकैरेज कहलाता है। इसके अलावा एक दूसरा टर्म होता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट मिसकैरेज। ये डेफिनेशन हम तब लागू करते हैं जब किसी महिला को लगातार 2 या 3 गर्भपात होता है अपने आप से, चाहे वो 2 महीने का हो, 1.5 महीने का हो, 2.5 महीने का हो, 3 महीना, 3.5 महीना, जैसा हो, लेकिन जब वो लगातार 2 या 3 होते हैं तब उसको हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन थी कि जब 3 या उससे ज़्यादा गर्भ आपको गिर जाता है तो उसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहा जाता है, लेकिन देखा गया कि 2 के बाद चांसेस मिसकैरेजेस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 2 और 3 में उतना डिफरेंस नहीं होता है। तो इसलिए रीसेंट डेफिनेशन में जब कभी भी आपको 2 या उससे ज़्यादा गर्भपात लगातार कॉन्जिक्यूटिवली हो रहा है, 20 हफ्ते से पहले हो रहा है, बच्चा 500 ग्राम से नीचे है, तो उसको रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ओवरऑल मिसकैरेज रेट अराउंड 15% है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनको रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, कई बार पेशेंट मेरे पास आती है, उसको एक बार मिसकैरेज हो जाता है तो वो पूछने की कोशिश करती है कि मैडम कहीं मैं अगली बार प्रेगनेंसी की कोशिश करूँ फिर तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ आंकड़े, ये साइंटिफिक आंकड़े हैं, ये देखा गया है कि ऐसा लोगों के साथ हुआ है, वो आपको साइंस ने इकट्ठा करके एक स्टैटिस्टिकल प्रिडिक्शन दिया है। वो ये है कि एक गर्भपात के बाद आपके गर्भ लॉस होने का चांस लगभग 15% होता है, 2 के बाद वो लगभग 30 से 30% के करीब होता है, और जब आपको 3 गर्भपात लगातार हो जाते हैं तो वो नंबर बढ़ के 30 से 35% हो जाता है। तो इसलिए ये डिसाइड किया साइंटिस्ट ने कि जब किसी को 2 गर्भपात हो चुका है उसके बाद अब हमको बहुत सीरियस हो जाना चाहिए, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी चाहिए। और आज आप लोगों के बीच मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ, 1 से 2 बार हो चुका है,
तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए और तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हम उन कारणों को रूल आउट कर सकें। आपको ये बताती चलूँ कि दुनिया में जितने कारण हैं गर्भपात होने के, उनमें से लेस देन 50% में हम कारण ढूंढ पाते हैं और लगभग 10% में हम उसका इलाज ढूंढ पाते हैं। बाकी ईश्वर ही अच्छा करता है। और 50 to 60% जिनको हम इडियोपैथिक रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं, उनमें हम कारण का पता ही नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे में जो कारण हैं उन कारणों को ठीक करके अगर हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें तो ये दुख हमको बार बार बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो अब रिकरेंट मिसकैरेजेस की बात हो गई कि हो रहा है, अब आखिर इसका कारण क्या है। पेशेंट मुझसे अक्सर पूछता है, मैडम मेरे को आखिर ऐसा हो क्यों गया, मैंने तो कोई वजन नहीं उठाया था, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर इस चीज़ का ध्यान रखती है कि वो बच्चे जो आगे चल के लूले लंगड़े या विकलांग हो सकते हैं, उनको वो पहले ही इस स्टेज तक आने नहीं देती है। मतलब वो प्रेगनेंसीज जो आगे चल के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बच्चों में तरह तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, उनको शारीरिक विकलांगता हो सकती है, मानसिक विकलांगता हो सकती है, वो ज़िंदगी भर बीमार रह सकते हैं, उन गर्भ को अपने आप ही ख़त्म कर देती है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको फर्स्ट 3 months में मिसकैरेज हो रहा है तो ये अधिकतर उन अंडे और बीज से मिलकर के बना है जो कि एबनॉर्मल थे। ये भी बात मैं अक्सर जो मेरी क्लिनिक में आते हैं उनको मैं समझाती हूँ कि हमारे शरीर में 90% से ज़्यादा अंडे और 90 से 95% से ज़्यादा स्पर्म खराब क्वालिटी के होते हैं। जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उससे जो गर्भ बनता है वो अक्सर खराब होता है और उसके मिसकैरिड होने के चांसेस होते हैं। अगर गलती से वो मिसकैरिड नहीं हुआ तो उसमें आगे चल के तरह तरह की कमियां उस बच्चे में आने लग जाती हैं। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में जो आपको प्रेगनेंसी लॉस होता है वो क्यों होता है। उसमें सबसे बड़ा कारण जो ये मैं बता रही हूँ, ये जेनेटिक रीज़न होता है, अंडे और बीज की कमी। अंडा और बीज जिस वक्त मिले उनके बीच एक्सचेंज होता है, साझेदारी होती है आधे आधे जेनेटिक मटेरियल की। जैसे 46XX है एक महिला का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड 46XY है एक पुरुष का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। इसमें से 23 दोनों के आपस में आकर के मिलकर के नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अगर ये किसी की तरफ से 24 आ जाता है, 25 आ जाता है और दूसरे का 23 रहता है तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल या नंबर की गड़बड़ी होती है जब हमारे क्रोमोसोम में या जेनेटिक मटेरियल में, तो वो एक सबसे बड़ा कारण होता है पहले 6 से 8 हफ्ते में गर्भपात होने का। इसको हम एन्यूप्लॉइडीज कहते हैं। जैसे कि 46XX या XY की जगह 47XX हो गया, 47XY हो गया, या एक नंबर कम रह गया 45X रह गया, या 47XXY हो गया। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उनको हम एन्यूप्लॉइडीज कहते हैं कि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्स्ट्रा पहुंच गया है और वो कॉम्पैटिबल नहीं है लाइफ के लिए। आगे चल के ये बच्चे ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए ये ख़त्म हो जा रहा है। इसमें सेक्स क्रोमोसोम XY के ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, उसमें कॉमनेस्ट है X, एक कभी कभी एक ही रहता है, दूसरा X या Y नहीं रहता है, सिर्फ 45X रहता है। इन बच्चों को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि इस जेनेटिक एनॉमली की वजह से उनके अंदर कुछ लक्षणों का समूह होता है। जब कभी भी सिंड्रोम वर्ड आता है उसका मतलब होता है लक्षणों का समूह। तो उनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, उनकी हाइट छोटी होती है, उनकी गर्दन छोटी होती है, कुछ एबनॉर्मल दिखते हैं। अगर वो ज़िंदा रहते हैं आगे चल के उनको डिफ़िकल्टी होती है मेंसेस आने में, प्रेग्नेंट होने में, प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनके हार्ट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से 16 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसका जब मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉमनेस्ट रीज़न है एन्यूप्लॉइडी का।
तो ये चीज़ होती है पहला कारण। ये न्यूमेरिकल या नंबर की गड़बड़ी जब क्रोमोसोम में हुई। दूसरी स्ट्रक्चरल गड़बड़ी होती है क्रोमोसोम्स में, उसमें एक बैलेंस ट्रांसलोकेशन होता है। स्ट्रक्चरल गड़बड़ी क्या होती है कि एक क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा दूसरे पे चिपक गया, दूसरे का तीसरे पे चिपक गया, इसको हम बैलेंस ट्रांसलोकेशन कहते हैं कि वो फिर नॉर्मल शेप के बन गए, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा दूसरे का था, कुछ उनका अपना था। और ऐसे जब दो व्यक्ति जिनकी में ये पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं है, उनके जीन्स में है, जब इस तरह के दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं या एक ही को रहता है तो ये आगे ट्रांसमिट होता है हेरिडिटरी वे में, मतलब आनुवंशिक हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा मिसकैरेज होता है। हमको वेट करना पड़ता है कि कब वो चीज़, अगर वो करियर होते हैं, फ्रैंक नहीं होते हैं, या एक ही साइड में होता है तो हमको वेट करना होता है कि कभी कभी एक बच्चा नॉर्मल हो जाता है, फिर 3-4 एबॉर्शन होते हैं। ऐसे मेरे 5-6 पेशेंट। उसके अलावा जो दूसरा रीज़न होता है कॉमन, वो